आपके पास क्या आधार है ये कहने को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? आपने अभी तक क्या किया है? किस मायने में? आपने क्या किया है? अगर पुलिस नहीं काम कर रही है तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए आप? क्या दिल्ली हाई कोर्ट में गए? क्या सुप्रीम कोर्ट में गए अपने पिटीशन को लेकर के? तो आप तो अभी कुछ किए ही नहीं है, केवल आरोप लगा रहे हैं। जब वो बेल पर है तो वीआईपी ट्रीटमेंट पुलिस कैसे दे सकती है? पुलिस का क्यों नहीं कॉपरेशन है भाई? पुलिस का कॉपरेशन तो तब होगा ना जब खुद आप कॉपरेट करिए। कोई अगर वकील और कोई भी पत्रकार को अगर कोई समस्या है तो आप केस करो उस पर जाकर के कि भाई पुलिस जो है वो गलत काम कर रही है। हम लोग लॉ के अपहोल्डर हैं, लॉ के प्रोटेक्टर हैं। अगर मैं गलत तरीके का आरोप अगर किसी व्यक्ति के पास लगाता हूँ तो ये पूरी तरह गलत है। इस आधार पर आप बोल रहे हैं कि चार्जशीट फाइल हो सकता है कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया हो। भाई आप ये बताइए ना, कोई एक आरोप लगा रहा है कि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, बट nobody had verified from the court that whether it was filed or not. अरे भैया क्रिमिनल केस तो स्टेट लड़ रही है और अननोन कंप्लेंट के आधार पर जो एफआईआर फाइल हुई है, तो ये कैसे उसमें पार्टी है? प्रोपेगेंडा जो है हमारे समाज में बड़ा जल्दी फैलता है। झूठ न्यूज जो है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन जो है इतना तेजी से फैलता है कि उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। ने भी कहा कि ये सीमा हैदर के जो क्रिमिनल केस है वो स्टेट लड़ रही है। Yes. ये आपने कहा। Yes. तो ये बताइए कि मोमिन मलिक का फिर क्या रोल है? कोई रोल नहीं है कि हमारे देश में एक कानून है, कानून से मेरा देश चलता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है कानून से चलता है। सेक्शन 177 ऑफ द सीआरपीसी 178 जो सीमा हैदर थी तो हरियाणा में केस होगा, इसमें कोई दम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वकील शशांक देव सुधी हैं। शशांक जी को आप सभी पहचानते हैं क्योंकि सीमा हैदर के केस में लगातार एज एन एक्सपर्ट हम शशांक जी को बुलाते रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सीमा हैदर से रिलेटेड कोई अपडेट अगर आता है तो उसके बारे में भी हम एक्सपर्ट कमेंट लेते रहेंगे। यही वजह है कि आज शशांक जी को हमने रिक्वेस्ट किया और उनसे अभी बात करने के लिए टाइम लिया है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही मोमिन मलिक साहब ने अपनी तरफ से एक अपडेट दिया था। मोमिन मलिक जो गुलाम हैदर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस केस को अब वो यूपी स्टेट से चेंज कराकर हरियाणा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। और इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया, उनका यही कहना था कि यूपी पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। सीमा हैदर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो यूपी पुलिस की बुआ हो। इस तरह की उन्होंने बात करी और उन्होंने जब शुरुआत करी तो उन्होंने ये कहा कि ये जो केस है वो असल में कुछ इस तरीके से था कि सीमा हैदर जब पकड़ी गई थी तो वो बल्लभगढ़ से पकड़ी गई थी। बल्लभगढ़ हरियाणा में है, तो हरियाणा से पकड़ी गई थी तो हरियाणा में सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। उसका केस जो है यूपी पुलिस रबुपुरा थाने में दर्ज किया जाता है और वहीं जब अरेस्ट होती है, अरेस्ट होने के बाद एफआईआर दर्ज होता है। ये सारी उन्होंने अपनी तरफ से दलीलें दी। तो अब मैं आपको एक नई अपडेट देने जा रहा हूं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो मामला है 4/7/2023 को रबुपुरा पुलिस स्टेशन में सीमा हैदर के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ और सचिन के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और 4/7/2023 से आज तारीख हो गई है, आप लगा सकते हो कि 14 तारीख आज हो गई है। 14 तारीख 10वां महीना 2024 हो गया है। तो 1 साल से 1.5 साल का समय ये करीब हो गया है, लेकिन आज तक जो है सीमा हैदर के खिलाफ कोई चार्जशीट 173(2) के तहत, सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत कोई चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, ना नेत्रपाल के खिलाफ, ना सीमा के खिलाफ, ना ही सचिन मीना के खिलाफ। हमने बार बार उनको लिखा है, पुलिस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश को, कि इसके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके कोर्ट में चालान पेश करें ताकि हम ट्रायल करके इसको सज़ा दिला सकें। लेकिन ढाक के वही 3 पात रहे हैं
ऐसा लगता है कि सीमा हैदर की खातिरदारी बढ़िया तरीके से हो रही है और सीमा हैदर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जो रबूपुरा की पुलिस है वो कुछ करना नहीं चाहती है। उसको मेहमान नवाजी के तौर पर रख रही है, उसको ऐसे रख रही है जैसे उनकी बुआ आ गई हो, जैसे उनकी जो है ना कोई रिश्तेदारी, उनकी रिश्तेदार में से कोई उनका रिश्तेदार आ गया हो या उनकी कोई रिलेटिव आ गई हो। उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसकी आवभगत की जा रही है और उसको जो है किसी भी हर जगह वो कहीं भी चली जाती है, कोई उसको टोकने वाला नहीं, चाहे वो भाग जाए, चाहे वो नेपाल के रास्ते से वापस चली जाए, कोई उसकी पूछताछ करने वाला नहीं। वो जब मर्जी चाहती है घर से निकल लेती है, जब मर्जी कहीं भी चली जाती है, कोई उसको ऊपर पहरा नहीं हो रहा, कोई उसकी निगरानी नहीं हो रही, कोई उसकी चेकिंग नहीं हो रही और कोई सबसे बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश नहीं की जा रही, उसमें डिले किया जा रहा है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि रबूपुरा की पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में टोटली फेल हो चुकी है और कोई उम्मीद हम उससे नहीं कर सकते कि वो चार्जशीट अब जल्दी पेश कर देगी। लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज मैंने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को और मैंने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को, हरियाणा के डीजीपी को और दोनों सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आज मैंने ये लिख दिया है कि ये सीमा हैदर मेहमानों की तरह वहाँ पर रह रही है, कोई कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हो रही है, कोई जांच इसके खिलाफ तेजी से नहीं हो रही है, जिसको ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया है और मुझे उम्मीद नहीं लगती कि इसकी जांच को तेजी करके कोई इसका चालान पेश किया जाएगा। तो लिहाजा ये हरियाणा में पकड़ी गई थी और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में होनी चाहिए थी, जो कानून कहता है, जो भारतीय कानून कहता है। तो इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके बल्लभगढ़ हरियाणा में भेजा जाए ताकि हरियाणा पुलिस अपनी जांच पूरी करके और चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश कर सके और इसके खिलाफ ट्रायल चला करके हम इसको सजा दिला सकें और इसको जेल करवा सकें। ये आज हमने इस केस को ट्रांसफर करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की आला अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी लेवल को, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी लेवल को, दोनों प्रदेशों के डीजीपी को हमने लिख दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने लिख दिया कि इस केस को यहाँ से ट्रांसफर करके हरियाणा में ट्रांसफर किया जाए। अब इसके हम 10 या 15 दिन तक हम वेट करेंगे कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ठीक है, वरना हम जो है माननीय अदालत का दरवाजा इसमें खटखटाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे या हम इसके मामले में अगर हमें लगेगा कि जो जुडिक्शन जिस हिसाब से बनेगी, क्योंकि ये मामला ऐसा मामला है कि पहले इसमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्ट एफआईआर नहीं है। तो डायरेक्ट एफआईआर को बदलवाया जा सकता है लेकिन इसमें अरेस्ट जो है वो हरियाणा से है और अरेस्ट के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। अगर अरेस्ट करने से पहले एफआईआर उत्तर प्रदेश में होती तो मामला वहीं चलता, लेकिन पहले अरेस्ट हुई है, बाद में दूसरे स्टेट में जाके एफआईआर हुई है, जो कानून का सरासर उल्लंघन है। तो इस केस को हम उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर कराने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, डीजीपी को, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को और जो वहाँ के जो जोनल आईजी हैं उनको और जो जोनल आईजी फरीदाबाद हैं उनको और एसएसपी को और एसएचओ को, तमाम लोगों को हमने आज इस केस की ट्रांसफर के लिए, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी हमने लिखा है कि आप ये केस छोड़ दें और इस केस को जो है हरियाणा में ट्रांसफर कर दें। तो ये नई बिग अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि हम पक चुके हैं, हम वेट कर चुके हैं बहुत सारा। अब हम ज़्यादा वेट इस मामले में नहीं करेंगे क्योंकि जितना ये डिले मैटर होता जाएगा सीमा हैदर के पंख उतने ही खुले जाएंगे। तो इसकी मेहमान नवाजी उत्तर प्रदेश की रबूपुरा पुलिस छोड़ करके इसको तुरंत प्रभाव से इस जांच को हरियाणा पुलिस के हवाले करें, क्योंकि हमने देख लिया है कि आप लोग इसको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, आप लोग किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में तेजी नहीं ला रहे हैं और न ही आप चार्जशीट इसको पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा आज हमने दोनों सरकारों को लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है और उम्मीद करते हैं कि हम 10 या 15 दिन तक ये वेट करेंगे। अगर ये मामला ट्रांसफर नहीं होता है तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा इसके अंदर खटखटाएंगे और इस मामले को उत्तर प्रदेश से निकाल करके हरियाणा में लेके आएंगे
तो आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हम अपनी बात की शुरुआत करें, सबसे पहले आपका बहुत सारा स्वागत करूंगी। नमस्कार। शशांक जी, तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि जिस तरीके से लगातार यूपी पुलिस पर एक आरोप लग रहा है, उनकी छवि के बारे में बात हो रही है कि यूपी पुलिस जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। रबुपुरा की पुलिस जो है सीमा हैदर को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, वो कहीं भी चली जाती है, कहीं भी घूम लेती है, सारी बातें उसके खिलाफ करी जा रही है। और यही इसी एवज में कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां से प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए अब इस केस को हरियाणा सरकार की तरफ ट्रांसफर करने की बात हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप की का सिलसिला है इस केस में, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है जी। सर्वप्रथम आपको मैं बताता हूं कि जो भी इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि यह केस जो है हरियाणा में ट्रांसफर होगा, चूंकि हरियाणा में अरेस्ट हुआ है जो सीमा हैदर थी, तो हरियाणा में केस होगा, इसमें कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। देखिए, सबसे प्रथम एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि केस की शुरुआत कहाँ होती है। केस की शुरुआत जो होती है वह एक डिस्ट्रिक्ट और ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत होता है जी। और जब केस जब कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट के बाद जो है पुलिस जो है उसको डीडी एंट्री करती है और उसके बाद उसको एफआईआर होता है। एफआईआर के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत जब होती है तो एक पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन में होता है, क्योंकि हर पुलिस का एक ज्यूरिडिक्शन है। तो लेकिन अगर उस ज्यूरिडिक्शन में कहीं अगर पुलिस अगर एफआईआर करती है करके अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो स्वतंत्र है। पूरे भारतवर्ष में विधि के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड नियम है उसके तहत जो है वो कहीं भी जाकर के उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है विद द ड्यू परमिशन। उनके सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेकर के वो बंगाल भी जा सकती है, वो हरियाणा भी जा सकती है, वो बिहार भी जा सकती है। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर कोई मुकदमा यूपी में दर्ज करके किसी भी अपराधी को अगर हरियाणा में पकड़ता है तो उसमें कोई कानूनी जो है वो रोक नहीं है। और अरेस्ट जो है करना जो अगर मान लिया जाए कि किसी आदमी को अरेस्ट करता है तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है। तो ट्रांसफर की तो बात ही नहीं आती है। अरेस्ट तो कहीं भी मैं बाद में पूछूंगी केस ट्रांसफर को लेके। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि बार बार ये बात आज से नहीं, जब से मोमिन मलिक साहब ने इस केस को पकड़ा वो बार बार कहते हैं कि सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया था बल्लभगढ़ से, तो कानूनन जो है वहां के ही थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जहां जिस राज्य का जुरिस्डिक्शन था वहीं पर ये केस दर्ज होना चाहिए था जो हुआ। इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझाइए। मैं बता रहा हूँ, सीआरपीसी जो क्रिमिनल किसका जुरिस्डिक्शन मैं बताता हूँ। हाँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल केस के जुरिडिक्शन के बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन 177 ऑफ द सीआरपीसी 178 जुरिडिक्शन के लिए जो है जुरिडिक्शन के बारे में यह सेक्शन जो है वो बताता है जहां पर कोई क्राइम किया गया है जनरली वहीं का जुरिडिक्शन होता है जहां पर क्राइम होता है, जहां पर एक्यूज्ड रहता है, ठीक है, वहां पर भी जुरिडिक्शन होता है। जहां पर विक्टिम रहती है वहां पर भी जुरिडिक्शन होता है। जहां पर एक भी कार्य हुआ हो, मान लिया उस केस से रिलेटेड कुछ भी कार्य हुआ हो, वहां पुलिस का जुरिडिक्शन बन जाता है, वहां पर एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। मतलब कहने का ये है कि क्योंकि सचिन मीना, नेत्रपाल, सीमा हैदर सबका जो एरिया है वो यूपी है, क्योंकि रबुपुरा यूपी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए वहाँ केस दर्ज हुआ। ये आप कहना चाहते हैं? यस, जुरिडिक्शन का यही फंडामेंटल्स है कि जहां पर एक्यूज रहे, जहां पर विक्टिम रहे, राइट, जहां पर कोई क्राइम किया गया हो। जुरिडिक्शन क्रिमिनल जो सिस्टम है हमारे देश का अभी आज के डेट में, वो उसी तरह से जुरिडिक्शन का निर्णय होता है। लेकिन अगर जिस जुरिडिक्शन में एफआईआर रजिस्टर हुई है तो अरेस्ट आदमी कहीं भी कर सकता है पुलिस उसको, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जहां से पुलिस अरेस्ट करेगा वहां पर भी केस होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं, पर केस तो एक ही होगा ना। एक ही होगा, यस।
अगर जहां पर सारा चीज मान लिया कि एक एक्यूज हरियाणा में पकड़ाता है उस क्राइम से रिलेटेड, दूसरा एक्यूज महाराष्ट्र में पकड़ाता है, तो क्या हर जगह एफआईआर होगा? तब तो उसका मतलब ही नहीं बनेगा ना। माने महाराष्ट्र पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करेगी, हरियाणा पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करेगी, यूपी पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे जाएगा बताएं आप? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब मैं समझ गई, क्योंकि जुरिस्डिक्शन सचिन मीना जो है उत्तर प्रदेश में रबुपुरा में रहता है, इसलिए वहां पर केस जो फाइल हुआ और उसी तर्ज पे केस आगे बढ़ा। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जो दूसरा कारण बताया जा रहा है कि क्योंकि सीमा हैदर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सीमा हैदर कहीं भी घूमती है, कहीं भी फिरती है, सब कुछ कर रही है, उसको बुआ बनाकर रखा गया है, ये सारी चीजें जो है कही जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है और लीगली ये कहना कितना सही है? देखिए, कोई भी लॉयर अगर कोई आरोप लगाता है और खास करके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के विरुद्ध, तो सबसे पहले उसके एक तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। केवल जो हवा में अगर बात चल रही है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी, अगर मैं लॉयर हूं और कोई भी लॉयर हो, अगर इस तरह की बात अगर करता है तो उसको साक्ष्य के आधार पर ही बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर उत्तरदायित्व तो बहुत ज्यादा आ जाता है। हम लोग लॉ के अपहोल्डर हैं, लॉ के प्रोटेक्टर हैं। अगर मैं गलत तरीके का आरोप अगर किसी व्यक्ति के पास लगाता हूं तो ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि आपके पास क्या आधार है ये कहने को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? वीआईपी ट्रीटमेंट हो तो जेल से बाहर है, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ वीआईपी ट्रीटमेंट? जब वो बेल पर है तो वीआईपी ट्रीटमेंट पुलिस कैसे दे सकती है? वो यूट्यूब इस्तेमाल करती है, उस पे नाचती है, उस पे गाती है। अब वो उसका एक फंडामेंटल अधिकार है। हमारे यहाँ एक्यूज को भी फंडामेंटल अधिकार है। अगर उस अधिकार को एक्सरसाइज कर रही है और पुलिस के द्वारा कोई अगर केस नहीं किया गया है तो वीआईपी ट्रीटमेंट देने की क्या वाली बात है? जब उसको बेल मिला है, हमारा जो सिस्टम में उसको बेल दी है, तो हमारा सिस्टम जब उसको बेल दी है, अगर वो कोई कार्य करती है और पुलिस उसके ऊपर कोई केस नहीं करती है, तब तक वो तो अपना कार्य कर सकती है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। अगर वकील और कोई भी पत्रकार को अगर कोई समस्या है तो आप केस करो उस पर जाकर के कि भाई पुलिस जो है वो गलत काम कर रही है। तो ये केवल कहना और उसके ऊपर कार्य करना, दोनों में अंतर होता है मैडम। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है या कानूनन तौर पर वो चीजों को लीगली नहीं मान रही है, तोड़ रही है कानून, तो उसके लिए आप कोर्ट का सहारा लें, आप कोर्ट के पास जाएं। तो वो कह तो रहे हैं कि वो तो अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, लेकिन कोऑपरेशन नहीं है पुलिस का। पुलिस का क्यों नहीं कोऑपरेशन है भाई? पुलिस का कोऑपरेशन तो तब होगा ना जब खुद आप कोऑपरेट करिए। आपने अभी तक क्या किया है? किस मायने में आपने क्या किया है? अगर पूछा जाए, किसी व्यक्ति अगर ये तरह के बात बोल रहा है, तो अगर पुलिस नहीं काम कर रही है तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए आप? क्या दिल्ली हाई कोर्ट में गए? क्या सुप्रीम कोर्ट में गए अपने पिटीशन को लेकर के? तो आप तो अभी कुछ किए ही नहीं है, केवल आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसी प्रोपेगेंडा करना किसी के विरुद्ध और सत्यता, दोनों में अंतर होता है मैडम। प्रोपेगेंडा जो है हमारे समाज में बड़ा जल्दी फैलता है। झूठ न्यूज जो है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन जो है, इतना तेजी से फैलता है कि उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झूठ का कोई सर पैर नहीं होता है, इसलिए फैलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच होता है, सच इतना जल्दी से फैलता नहीं है, क्योंकि सच कोई सुनना पसंद करता ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। एक बात बताइए सुधी जी, इतनी सारी बातें तो चलिए हम आपकी मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है कोशिश नहीं की, आप कहना चाह रहे हैं कि बिना कोशिश किए ही वो कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं करे। लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिस पर सबका ध्यान जा रहा है, और वो भी ये बात कहते हैं कि अगर पुलिस इतनी सिंसियर है, इतनी चीजों को लेकर वो जागरूक है, तो अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दायर किया? जो कि उसका भी एक ज्यूरिसडिक्शन होता है ना कि भाई इतने दिन में आपको चार्जशीट दायर कर देंगे। इस आधार पर आप बोल रहे हैं कि चार्जशीट फाइल हो सकता है कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया हो? भाई आप ये बताइए ना, कोई एक आरोप लगा रहा है कि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, बट नोबडी हैड वेरीफाइड फ्रॉम द कोर्ट दैट वेदर इट हैज फाइल्ड और नॉट। भाई मतलब उसको छुपाया भी जा सकता है, ऐसा भी है क्या? भाई आपको पहले पता कैसे चलेगा आप ना कंप्लेनेंट हैं? जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि आपको भाई चार्जशीट फाइल हो गई है? कंप्लेनेंट कैसे नहीं है? ही इज फाइटिंग वो इन डिफरेंट केस। किस कैसे? अरे भैया, क्रिमिनल केस तो स्टेट लड़ रही है और अननोन कंप्लेंट के आधार पर जो एफआईआर फाइल हुई है, तो ये कैसे उसमें पार्टी है? उसमें पार्टी हो ही नहीं सकते हैं।
तब जब आप पार्टी नहीं है उस केस में तो आपको पता कैसे चलेगा कि चार्जशीट फाइल हुआ कि नहीं? अगर मान ले पता भी अगर कर सकते हैं तो आप उसके बारे में आप बोले कि हम इस तारीख को कोर्ट में गए थे, हमको पता चला कि अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। ये तो बात कहीं नहीं हम सुन रहे हैं कि मैं पुलिस से पता लगाया कि अभी चार्जशीट हुआ है कि नहीं। तो बिना इस आधार को जांच किए बिना अगर आप बोल रहे हैं कि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, बिकॉज एक हमारे देश में एक कानून है, कानून से मेरा देश चलता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है कानून से चलता है। उसमें बड़ा स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि अगर किसी केस में अगर व्यक्ति अरेस्ट होता है तो 60 और 90 डेज में व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। जी बिल्कुल। एज द केस डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ केसेस, राइट? जी। तो जब आदमी सीमा हैदर उसमें अरेस्ट हुई थी तो 60 दिन के अंदर जो है उसमें चार्जशीट थियोरेटिकली फाइल हो जाना चाहिए था। जी, और पुलिस ने फाइल किया होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। नहीं होने का तो मतलब नहीं है, मैं बिना देखे हुए बता सकता हूं। नहीं तो ये तो कह रहे हैं ना कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई होगी अगर, तो उसी के आधार पर वो केस आगे बढ़े ना, वो कोर्ट में तो पेश करेगी पुलिस जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी। तो मैडम तो कोर्ट पर कौन देखा है? ना आप देखे, ना मैं देखा हूं, ना जो वकील साहब जो भी बोल रहे हैं वो देखे हैं। आप किसी आधार पर बोलेंगे ना कि चार्जशीट नहीं फाइल हुआ है। जैसे कोई एक आदमी बोल दिया चार्जशीट नहीं फाइल हुआ है, आप खुद वेरीफाई करना होगा ना कि whether the चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड और नॉट। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है? मेरा तो बड़ा ही क्लियर है कि कानून में जब पुलिस को मैंडेट ऑफ लॉ है कि 60 दिन के अंतर्गत जो है करना है, क्योंकि इस केस में एक्यूज जो है अरेस्ट हो चुकी है और अरेस्ट हो चुकी है, बेल भी मिल गई है, तो उसमें तो 60 दिन उनको करना ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो कानून का उल्लंघन उनके अगेंस्ट जो है केस हो जाएगा पुलिस का। तो कोई भी पुलिस ये काम तो कर ही नहीं सकती है जनरली। तो ये बताइए, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो केस है, क्योंकि आपने भी कहा कि ये सीमा हैदर के जो क्रिमिनल केस है वो स्टेट लड़ रही है, ये आपने कहा। तो ये बताइए कि मोमिन मलिक का फिर क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। कैसे नहीं है? उनको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है गुलाम हैदर की तरफ से। मेरी बात सुनिए, गुलाम हैदर वाज नाइदर कंप्लेनेंट नॉर विटनेस एज पर द पुलिस केस। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब सीमा हैदर पकड़ी गई थी उस वक्त ना तो गुलाम हैदर कंप्लेनेंट थे, उस वक्त की बात हो रही है, इसको लेकर लोग कंफ्यूज ना हो कि जिस वक्त सीमा हैदर पकड़ी गई थी उस वक्त गुलाम हैदर ना तो कंप्लेनेंट थे और ना ही विटनेस थे, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आगे जाके कुछ एक दिन के बाद जब मोमिन मलिक को ये केस मिलता है और उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है जिसमें ये भी लिखा होता है कि उन 4 बच्चों को लेकर आपको वापस आना है, उन 4 बच्चों को डिपोर्ट करवाना है, तो एक तरह से बाद में तो वो जुड़े ना उस केस से। मैडम वो दूसरे केस में जुड़े, ना कि क्रिमिनल केस में जुड़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उनको दूसरे केस लड़ने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हो गया होगा। ये केस कैसे लड़ सकते हैं? मतलब फॉरेन एक्ट का जो उल्लंघन हुआ है वो स्टेट लड़ रही है। वो स्टेट लड़ेगी ना कि मोमिन मलिक। कोई भी क्रिमिनल केस स्टेट लड़ती है, जितना भी क्रिमिनल केस है। मतलब इंटरनेशनल का अगर हो तो किसी भी नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी क्रिमिनल केस विल बी फाउट बाय द स्टेट ओनली। व्हाई नॉट बाय द एडवोकेट? अरे एडवोकेट मतलब स्टेट की तरफ से ही वकील रखा जाएगा, ये आप कहना चाहते हैं? यस, स्टेट प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका लड़ता है। अच्छा, ठीक है। प्राइवेट एडवोकेट रह सकता है, लेकिन प्राइवेट जो एडवोकेट का काम है केवल असिस्ट करना। तो ये जो मैं एक चीज जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि ये जो बात हो रही है कि चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है, इसको सही तौर पर कोई बता सकता है, क्योंकि सीमा हैदर का केस 2 तरीके से लड़ा जा रहा है, स्टेट वर्सेस सीमा हैदर और दूसरा सीमा हैदर वर्सेस मोमिन मलिक, ठीक है, गुलाम हैदर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्जशीट वाली जो कहानी है, ये चार्जशीट का मसला जो है कहीं से पुख्ता तौर पे पता किया जा सकता है तो ये वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताएगा जो स्टेट की तरफ से सीमा हैदर के खिलाफ लड़ रहा है। आप यही कहना चाह रहे हैं? यस। वहां से जानकारी यस, अनडाउटेडली। तो सवाल उठता है कि क्या उसके कनेक्शन में है मोमिन मलिक? क्योंकि अगर स्टेट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके अगर उसके कनेक्शन में होंगे अगर मोमिन मलिक साहब, तो कहीं ना कहीं वहां से उनको जानकारी मिली हो।
देखिए आप बहुत बताइए ना, अगर मैं बोलूं कि इस केस में कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुआ तो आपको तो एक देना चाहिए ना। आप हैड यू मूव्ड एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट कि चार्जशीट फाइल हुआ है कि नहीं? आप अगर एग्रीव्ड हैं कि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है तो उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने की जरूरत है, राइट? कहाँ उनका कोई ऐसा लोकस ही नहीं बनता है, वो कैसे मूव कर सकते हैं? बिकॉज ही इज नॉट ए कंप्लेनेंट, राइट टू अंडरस्टैंड, इसीलिए एप्लीकेशन लगा नहीं रहे हैं वो। आप वीक लिंक समझिए मतलब आपको। वो नहीं एप्लीकेशन लगा ना, सकते नहीं लगा सकता वो है। अगर कोई जानकारी लेना चाहे ना तो नहीं ले सकता ना। है। ये स्टेट का जुरिडिक्शन है। स्टेट का जुरिडिक्शन है, ना विटनेस है ना कुछ है, उनका क्या मतलब है? आप रह रहे हो पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में रह रहे हो, ठीक है, आप उसके हस्बैंड हो, आपने कौन सा केस कर दिया है अभी? आपने तो उल्टा उसको आने दिया इंडिया इलीगली। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि सीमा हैदर का जो क्रिमिनल केस है, जो इलीगली सीमा हैदर भारत में घुसी है, वो असल में जो केस है वो स्टेट वर्सेस सीमा हैदर है। ठीक है, वो जो क्रिमिनल केस है, जो फॉरेन एक्ट का उल्लंघन हुआ है, जो गलत तरीके से इलीगली घुसी है, जिस पर उसको बेल मिली है, ये स्टेट वर्सेस सीमा हैदर है। और जो दूसरा मामला है जिसके लिए मोमिन मलिक साहब को अंसार बरनी की तरफ से, अंसार बरनी ट्रस्ट की तरफ से जो रखा गया है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वो मसला है 4 बच्चों का। 4 बच्चों को डिपोर्ट कराने को लेकर, तो अब उसके ऊपर हम बात करते हैं।